नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। अभी तक मंत्री स्तर पर बैठकें चल रही थी, आगे की रणनीतियां बनाई जा रही थी। खास तौर से इंडो पैसिफिक एरिया में शांति रहे और दुनिया के 4 महत्वपूर्ण देश, जिस तरीके से यूरोपीय देशों ने एक नेटो संगठन खड़ा किया था काफी साल पहले, दशकों पहले, उसी तरह का एक प्रयास अमेरिका के इनिशिएट करने पर अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों का एक क्वाड संगठन खड़ा किया जा रहा है और इसका पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसकी पहली वर्चुअल मीटिंग सभी राष्ट्र प्रमुखों की शुक्रवार को हुई, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग का मकसद क्या था, इसमें कौन कौन से मुद्दों पर चर्चाएं हुई और खास तौर से इस एरिया में जिस तरह की चुनौतियां हैं, जिस तरह के खतरे हैं, उनके मद्देनजर रखते हुए ये जो बैठक हुई है ये कितनी अहम है, इस पर चर्चा करने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, और चाहे काउंटर टेररिज्म हो, चाहे वार सिचुएशंस हो, उनमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके और करीब करीब 37 साल इंडियन आर्मी को देने वाले, उनके गाइडेंस में ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं जिनमें भारत को बड़ी सफलताएं मिली हैं, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो, चाहे वो युद्ध क्षेत्र हो। मेजर जनरल AK श्रीवास साहब, आपका बहुत स्वागत है। मेहरबानी चौधरी साहब। श्रीवास साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि क्वाड देशों की जो ये अहम बैठक हुई है, जिसमें पहली बार वर्चुअली चारों देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उन्होंने सीधे हिस्सा लिया है, ये कितनी महत्वपूर्ण है? चौधरी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आपको पता है, ये क्वाड है 2007 के अंदर बना था, मगर एक प्रकार से उभर के नहीं आया था, क्योंकि जो इसके चारों के चारों पार्टनर थे, उसके बीच में चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत या अमेरिका, वो कोई नहीं चाहता था कि चीन के अगेंस्ट कुछ किया जाए। और चीन के साथ स्पेशली जापान और यूएस के साथ जो अपने ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन बहुत थे, इकोनॉमिक रिलेशन थे, और वो नहीं चाहते थे। मगर अब चंद एक समय पहले ऐसा लगने लगा है कि जिस प्रकार से गतिविधियां चीन की हुई है इंडो पैसिफिक में, और कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि चाहे वो साउथ चाइना सी के अंदर है, उसकी जो प्रॉब्लम और जो डिस्प्यूट चली, उसने आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए, उसमें अपना इकोनॉमिक जोन जो है बदल दिया। उसकी प्रॉब्लम वियतनाम से चली, इंडोनेशिया, मलेशिया, बुर्ने, और कहीं ना कहीं ईस्ट चाइना सी में उसकी सैनकाकू आइलैंड में जापान के साथ, फिर उसके बाद उसकी जो हांगकांग में ये कर रहा है न्यू स्कॉटिलो लाके, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी संबंध बहुत खराब हुए हैं ट्रेड को लेके। और ऐसे में अमेरिका के साथ जिस प्रकार से एक प्रकार से मुठभेड़ हुई है अमेरिका की और चीन की साउथ चाइना सी में ताइवान को लेके, कि कहीं ऐसा तो नहीं है चीन ताइवान को हड़प ना ले, तो ऐसी सारी जो सिचुएशन है इंडो पैसिफिक में, ऐसा लगने लगा था कि जो चीन है एक प्रकार से सबके ऊपर दबाव डाल रहा है, और अभी डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड वो इकट्ठी मिले और इसको चैलेंज करे। तो वो प्रिंसिपल अपनाते हुए भारत भी इसके साथ पहले भी था, और अब जो खुल के भारत भी आया, क्योंकि भारत इसलिए आया जिस प्रकार से जो चीन ने आपको लद्दाख में किया, अमेरिका आया क्योंकि उसने देखा है कि इंडो पैसिफिक में जो चीन कर रहा है वो बहुत गलत काम कर रहा है। और इसके साथ साथ जो जापान आया क्योंकि उसके साथ सैनकाकू आइलैंड में, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ट्रेड वाली डील है जिस प्रकार से,
तो ये चारों देश मिलके एक प्रकार से इकट्ठे हुए हैं। और अभी पहले उन जो लेवल की मीटिंग थी बड़े लोअर लेवल पे थी, और वो अभी मिनिस्टर लेवल पे हुई पिछली बार, और अब प्राइम मिनिस्टर लेवल पे होगी है, वो हाईएस्ट लेवल है। इसका मतलब अहमियत समझो इसकी, कि आज की तारीख में क्वाड की बहुत बड़ी अहमियत होगी वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर यूएस के प्रेसिडेंट अपने जो बाइडेन थे, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे स्कॉट मैरिसन, और जापान के प्राइम मिनिस्टर जो थे तोशिहाइड सुगा, और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये जो बातचीत हुई है उसका एक ही मुद्दा है कि किस प्रकार से आने वाले समय में इंडो पैसिफिक को ओपन और एक प्रकार से इंक्लूसिव और फ्री फॉर नेविगेशन के लिए बनाया जाए। क्योंकि यहां देखा गया है कि चीन कहीं ना कहीं दबाव डाल रहा है, चीन अपना एक प्रकार जो जमावड़ा बढ़ा रहा है, और एक प्रकार सभी देशों को खतरा है उससे। अभी ये जो चारों देश मिले हैं, ये मिले हैं कॉमन एनिमी, ये चारों का एक ही कॉमन एनिमी है, वो चीन। और चीन को भी ये समझ आ गई है इस बात में। तो इसके जो तीन मुद्दे हैं, बेसिकली फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, और तीसरा है मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन ऑफ इंडो पैसिफिक इंक्लूडिंग स्मॉलर आइलैंड। इसका मतलब जो छोटे देश है उनकी भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन, क्योंकि एक प्रकार से ये दिया गया है इशारा चीन को, जिस प्रकार से वो दादाशाही कर रहा है छोटे देशों के अगेंस्ट, कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो ये एक साफ सुथरा मैसेज है चीन को कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका मिलके आपको चैलेंज करेंगे। और ये वो चार डेमोक्रेसी हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी आज वर्ल्ड की, और ये इंडो पैसिफिक की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। और इसमें इंडिया का सबसे बड़ा अहमियत है, क्योंकि भारत जो है इंडो पैसिफिक के, अगर आप मैप में देखें तो बीच में पड़ता है। एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में, और वेस्ट की तरफ है आपका साउथ अफ्रीका। तो इंडिया एक बड़े महत्वपूर्ण रूप में है, और ये अच्छा है, ये पहल हुई है। और कहीं ना कहीं यही नहीं, आगे और भी बातें हुई हैं, जो आप क्वेश्चन पूछेंगे तो बातचीत करेंगे, मगर ये सच्चाई है, ये जो भी कार्रवाई हो रही है ये चीन के अगेंस्ट है। और चीन जिस प्रकार से क्वाड, जिस प्रकार से इंडो पैसिफिक में एक प्रकार से दादाशाही कर रहा था, उसके विरुद्ध है। और यही दिखाने के है कि चीन वो नहीं कर सकता जो करने की कोशिश कर रहा था, ये इसको चैलेंज करेंगे। श्रीवास साहब, चारों राष्ट्र प्रमुखों के बयान भी सामने आ गए हैं, किसने क्या कहा है। अब क्या मान लिया जाए कि जहां तक इस पैसिफिक एरिया की बात है, या भारत और चीन के जिस तरह के रिलेशन उलझाव वाले देखने को मिले हैं, उसमें कई तरह की चर्चाएं चल रही थी कि भाई अमेरिका में चूंकि अब शासन चेंज हो रहा है, ट्रंप जा रहे हैं, बाइडन आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाइडन का रुख जो है चीन के प्रति थोड़ा नरम वाला रहे, या पाकिस्तान के प्रति थोड़ा नरम वाला रहे। लेकिन इस मीटिंग में जो उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं, मैं उनका उनका भाषण देख रहा था, उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने बाकी चीजें तो कही ही हैं, एक एक सेंटेंस मैं आपको पढ़ करके बताता हूं। उन्होंने कहा कि ये ग्रुप खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका फोकस व्यावहारिक समाधान और ठोस नतीजों पर है। हम सभी देशों के भविष्य के लिए फ्री इंडो पैसिफिक एरिया महत्वपूर्ण है। तो ये जो बात उन्होंने कही है कि ये पूरा एरिया जो है ये फ्री इंडो पैसिफिक, क्योंकि चीन जो है वो दादागिरी दिखाने की कोशिश करता रहा है, तो ट्रंप वाली नीति पर ही बाइडेन चलेंगे, ये उन्होंने संकेत दे दिया है। बिल्कुल ठीक दिया है। और देखो, ये शक नहीं चौधरी साहब, कुछ ऐसा लगा था कि ऐसा तो नहीं है, जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट आएगी वो नरमी बरते चीन पे। अगर नरमी बरतेगी तो ये वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि जो चीन है वो एक प्रकार मानने वाला नहीं है। जिस प्रकार से वो अपनी गतिविधियां बढ़ा दी उसने साउथ चाइना सी में, और जिस प्रकार से वो थ्रेट कर रहा है ताइवान को, और ऐसा लगता था अगर जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ढीली हुई तो चीन ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा ताइवान को हड़पने के लिए। मगर सबसे अच्छी बात है, जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उतनी स्ट्रांग निकली, और कहीं ना कहीं एक दो कदम आगे बढ़ के डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया, फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव
इंडो पैसिफिक, इसका मतलब फ्री भी होगा और बिल्कुल कोई भी देश आ सकता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होगी और इंक्लूसिव होगा। तो ये मुझे लगता है चीन को एक साफ सुथरा इशारा हो गया है। और अभी मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये जो चारों देश मिलके आए हैं, ये अभी तक डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, और मुझे लगता है धीरे धीरे ये मिलिट्री लेवल पे भी बात जाएगी, क्योंकि ये मालाबार एक्सरसाइज करने लगे। चारों के चारों देश आए थे, इस बार इन्होंने मालाबार एक्सरसाइज की है। भारत के इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में भी की है और बे ऑफ बंगाल में भी की है। वो दर्शाता है कि अभी आने वाले समय में जो क्वाड है वो धीरे धीरे मिलिटराइज भी होगा। क्योंकि देखो, अगर चीन को आपने दबाना है, डराना है या मुकाबला करना है, तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, और अमेरिका इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और इंडो पैसिफिक में भारत भी, नेवी जो है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो ऐसे में मुझे लगता है धीरे धीरे ये फॉर्मलाइज होगा क्वाड आने वाले टाइम में, और हो सकता है इसकी मिलिटराइजेशन भी हो। और बात ऐसी इसको बोला जाता है, जैसे आप कह रहे थे कि इसको एक प्रकार से जो एशियन नेटो बोला जाता है। और क्योंकि ये इसलिए बोला जाता है, जिस प्रकार से यूरोप में देशों का समूह जो रूस के अगेंस्ट था, वार्सा पैक्ट कंट्रीज के अगेंस्ट था, इसी प्रकार कहीं ना कहीं जो एशियन नेटो इसलिए बोला जा रहा है, ये जिस प्रकार से दादाशाही चली हुई चीन की, इसके अगेंस्ट ये चारों डेमोक्रेसी मिलके और इन चीजों को एक प्रकार से मुकाबला करेंगे। और चीन को एक साफ सुथरे शब्दों में वार्निंग है कि वो अपनी दादागिरी से मान जाए और ये छोटे देशों को हड़पने की कोशिश ना करे, और इंडो पैसिफिक ओशन को एक प्रकार से साफ सुथरे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन करने दे। ये अबर उसको जो अभी मुझे लगता है जो चीन को बड़ा एक अच्छा मैसेज मिल गया है। तो आने वाले समय में समय बताएगा कि अभी कैसे होता है, पर मुझे ये लगा कि ये बहुत अच्छी बात हुई कि ये इतने हाईएस्ट लेवल पे क्वाड की मीटिंग हुई है, और जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन आने से 2 महीने के बाद ही इन्होंने ये कार्रवाई कर ली है, 2 महीने से पहले। तो ये दर्शाता है कि जो बाइडेन भी बहुत सीरियस है, वो चाहते हैं चीन के को एक पर दबाव डाला जाए, स्पेशली साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक में। और सिवाज साहब, एक तरफ तो पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने पर काम कर रहे हैं भारत और चीन। आप जानते हैं, और हमारी चर्चा भी हुई है इस मुद्दे पर पहले, के 9वें दौर की बातचीत के बाद खास तौर से जो अ, आपका पेंगोंग झील के आसपास का इलाका था, वहां से चीन की सेना भी पीछे गई है, हमारी सेनाएं भी पीछे आई हैं। अभी दूसरे इलाकों से वापस जानी है। और अभी अमेरिका के एक कमांडर का बयान भी आया था कि चीन जो है वो अभी बाकी इलाकों से पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन भारत भी तो चीन को अब स्पष्ट संकेत और संदेश भेज रहा है कि बात केवल इतनी नहीं है कि आप पूर्वी लद्दाख से और पूरे इलाके से, देपसांग के इलाके से भी पीछे हटे। बात यह है कि अगर आप नहीं हटते हैं तो हमारे पास तो विकल्प बहुत सारे हैं। अब हम क्वाड के जरिए जो हैं हम आगे बढ़ेंगे, सहयोग करेंगे। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक साथ आना, ये चीन के लिए एक और संदेश है। बिल्कुल ठीक बोला। आपको चीन को एक प्रकार संदेश मिल गया है, तभी तो बुखलाया हुआ चीन। जिस प्रकार से उनका जो एक प्रकार से चाइना पोस्ट है, ग्लोबल टाइम्स है, जो उन्होंने खबरें दी हैं, कहा कई तरीके से बताया कि भारत का एससीओ में, ब्रिक्स में होना कोई फायदा नहीं है। तो एक प्रकार से उनको फिक्र है इस क्वाड की, इनको डर है क्वाड से, क्योंकि इसके अंदर जो चारों शक्ति वाले देश हैं, और अमेरिका की नेवी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और भारत की नेवी भी बहुत ही ज्यादा उभरी आई है लास्ट 10 साल में, और इसी प्रकार जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें कोई शक और सवाल नहीं, अभी चीन को काफी खतरा लग रहा है और चीन डरा हुआ है। और चीन जो आप बता रहे हैं कि नॉर्थ ऑफ पंगैंगसो और साउथ ऑफ पंगैंगसो में बात चलने पे वो पीछे गया है, और भारत ने भी कैलाश रेंज को छोड़ा है, कुछ खोआ है कुछ पाया है। मगर यह भी सच्चाई है कि जो चीन है देपसांग से, गोगरा और आपका हॉट स्प्रिंग से और डेमचौक एरिया से अभी भी वहीं पर है, पीछे नहीं गया। और मुझे लगता है आने वाले समय में गोगरा हॉट स्प्रिंग में तो वो फिर भी मान जाएगा, और डेमचौक के में, डेपसांग में ना माने। मगर हमारा मतलब यह है कि हमारे पास भी और विकल्प हैं।
हम जानते हैं कि अगर चीन ऐसा करता है तो हम क्या करेंगे। और ये आपने बहुत अच्छा बताया कि चीन के ऊपर एक प्रेशर अभी लैंड से डाल के सी के ऊपर आ गया है। और हमने ये दिखाया है कि हम अकेले नहीं हैं, ये चारों देश मिलकर प्रेशर डालेंगे चीन पे। और चीन को भी महसूस है। और चीन अगर नहीं जाता जैतसांग में तो हमारे पास भी लद्दाख के अंदर भी कुछ और चीजें हैं जो भारत कर सकता है। भारत अब बदला हुआ भारत है, चीन को भी ये पता लग गया है। और ऐसे में जो बात हो रही है इंडो पैसिफिक की, तो वहां पर क्वाड, क्वाड प्लस और क्वाड प्लस प्लस की बात हो रही। यही नहीं कि ये 4 देशों पे ही बात रुक जाएगी। ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में साउथ कोरिया, वियतनाम और न्यूजीलैंड भी आएंगे और उसके बाद क्वाड, क्वाड प्लस भी आने की। इसका मतलब सारे देश जो चीन से परेशान है वो मिलकर काम करना चाहते हैं। तो ये एक कॉमन एनमी हो गया आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी का। वो इसलिए क्योंकि ये रूल बेस्ड काम नहीं करता, ये इंटरनेशनल ऑर्डर पे एक मानता नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नहीं करता। जिस प्रकार से इसने साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बना के और पूरा लैंडस्केप चेंज कर लिया, या ताइवान को हड़पने की, या सान काकू आइलैंड को, या उसने इंडियन ओशन पे जिस प्रकार से अपना जमावड़ा बढ़ा दिया है, ये एक चिंता का विषय है। और ये चिंता का विषय क्वाड ने समझा है कि इसको आने वाली अगर ऐसा चलता रहा तो ये वर्ल्ड की पीस के लिए एक बड़ा खतरा है। और इसलिए ये जो है चारों देशों मिले हैं और आने वाले समय में हो सकता है क्वाड प्लस बने। इनकी जो चारों की नेवी है उन्होंने ट्रेनिंग की है मालाबार में, और मुझे लगता है धीरे धीरे ये एक मिलिट्री रूप ले लेगा और इसको फॉर्मलाइज, अभी तक ये इतना फॉर्मलाइज नहीं हुआ था क्वाड, मगर जब ये 4 देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिल गए हैं, मुझे लगता है ये पहल होगी है। आने वाले समय में ये पूरा का पूरा फॉर्मलाइज होगा और चीन को एक साफ सुथरे मैसेज। और मैं ये एक और चीज बताना चाहूँ चौधरी साहब कि ये जी जी। मिलिट्री के लिए नहीं, इसके लिए और बहुत हैं। जैसे बात हुई है कि किस प्रकार से हम ट्रेड में एक दूसरे का फायदा करेंगे, किस प्रकार से हम आने वाले समय में कोविड-19 को इकट्ठा लड़ेंगे, और किस प्रकार से जैसे भारत उभर के आया है आज कोविड-19 की मेडिसिन बनाने में सबसे ज्यादा आगे है। फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन 70% भारत में बढ़ती हैं, और जिस प्रकार से हमने कोवैक्सीन और कोविशील्ड बना ली है, तो एक प्रकार से ये कहा गया है कि भारत एक पहल लेगा और भारत और कंट्रीज को भी मेडिसिन भेजेगा जिसकी सहायता अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी करेंगे। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है इसमें। और ट्रेड के बारे में भी बोला गया, ये नहीं कि ये मिलिट्री का एक समूह होगा, ये इसके अंदर बाकी चीजें भी आएंगी क्वाड में। और मुझे लगता है धीरे धीरे क्वाड की अहमियत, क्वाड का रूप बहुत अच्छा होने वाला है और चीन को ये बहुत ज्यादा मैसेज मिल गया है। जनरल साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और मैं इसी मुद्दे पर आने वाला भी था। चीन जिस तरीके से वैक्सीन के जरिए एक कूटनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, पूरी दुनिया जानती है, अब तो वो एक्सपोज हो चुका है कि वुहान से ही निकला था ये वायरस, जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आ चुकी है और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हिल गई हैं। उनकी अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं, उनके रोजगार छिन गए लोगों के। तो ऐसे में ये वैक्सीन के जरिए एक कूटनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चारों देशों ने जो क्वाड में शामिल हैं, उन्होंने ये संकेत दे करके कि मिलजुल करके हम जो वैक्सीन से रिलेटेड हमारे पास इनपुट्स हैं, दूसरी चीजें हैं, हम जितना भी दुनिया को दे सकते हैं, केवल इन 4 देशों की बात नहीं है, हम दुनिया भर के देशों को जितना हम कर सकते हैं उनके लिए, उसको करने के लिए तैयार हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का भाषण देख रहा था। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को कवर करता है। हम साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने, धर्मनिरपेक्ष, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए मिलकर काम करेंगे। मैं इस पॉजिटिव विजन को भारत के प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम के विस्तार के रूप में देखता हूं, जो दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम मिलकर एक बड़ी साझेदारी की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे दुनिया भर की भलाई के लिए वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।
इस साझेदारी से पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में वैक्सीनेशन भी ज़्यादा मजबूत तरीके से चलाया जा सकेगा। इसका मतलब ये है कि चीन को उसकी हदों में रखने के लिए अब ये चारों देश मिलकर के इंडो पैसिफिक रीजन के जितने भी देश हैं, कम से कम उनके लिए ये चीन जो एक वैक्सीन के जरिए कूटनीति आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उसकी काट करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बोला। देखो एक इसमें कोई दो राय नहीं कि कोविड-19 चीन की तरफ से फैला है, वुहान से आया है। क्या वो लैब से आया है या उनकी जो लाइव मार्केट से आया है, ये अभी सिद्ध नहीं हुआ है। मगर इसमें कोई शक नहीं कि ये चीन से निकला हुआ है और चीन इसका फायदा उठाना चाहता है। और जिस प्रकार से वो वैक्सीन बना के बेचने की कोशिश कर रहा था, तो एक प्रकार से वो डिप्लोमेसी खेलने की कोशिश कर रहा था। पूरे वर्ल्ड के अंदर छोटे छोटे देश, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज, उन पे वैक्सीन दे के उनसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा था, अपने ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, एक अपना जमावड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मगर सच्चाई है वो उसमें बिल्कुल फेल हो गया। उसके दो तीन रीजन है। एक तो जो वो इसने वैक्सीन बनाई, वो वैक्सीन काबिले तारीफ नहीं है, उसके ऊपर शक और सवाल है। चीनी लोग खुद नहीं लगवाना चाहते उसको। जिन देशों को वो देने की बात कर रहा था, वो देश लेना नहीं चाहते क्योंकि उसके ऊपर शक है। लोग नहीं, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर आज उसकी जो ये मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से ट्रस्ट डेफिसिट है पूरे चीन का, उसकी जो वैक्सीन पे कोई भरोसा नहीं कर रहा, मुफ्त भी लेने को तैयार नहीं। इसके विपरीत भारत की राय देखो, आज की तारीख में भारत जो है दो वैक्सीन बना के आगे आया है। एक तो कोवैक्सीन जो कि भारत के अंदर ही डेवलप की है, भारत में ही मैन्युफैक्चर की है भारत बायोटेक ने, और कोविशील्ड जो कि इंग्लैंड में प्रोड्यूस हुई थी, अभी मैन्युफैक्चर हमारे को कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये दो वैक्सीन जो है भारत कम से कम 25-30 कंट्रीज को दे चुका है, छोटे कंट्रीज जी को, जी। और जो हमारे नेबर्स हैं उनको कम से कम 30% उसमें मुफ्त दी है। तो आज भारत उभर के आया है वैक्सीन डिप्लोमेसी से, एक ऐसा देश जो अपना ही नहीं पूरे वर्ल्ड का और उन देशों का जिनका कोई मदद नहीं कर सकता, भारत आ गया है। इसको ही फायदा उठाते हुए जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है। तो कहीं ना कहीं ये तो दर्शाता है कि भारत की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है वो काबिले तारीफ है। ये माना गया है कि भारत वैक्सीन के लिए बहुत अच्छा है और इसकी मदद दूसरी कंट्री भी करेंगी, अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जितनी हम बढ़ाए हैं और बढ़ाएं। और वर्ल्ड के अंदर जो छोटी छोटी कंट्री, गरीब देश है जिनके पास वैसे खरीदने को नहीं है, हम इनको भेज पाए। भारत पहले ही कर रहा है। भारत अगर ऐसी सहायता मिलेगी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। कुछ एक समय में भारत जो वैक्सीन डिप्लोमेसी से जिस प्रकार से उसने अपने नेबर्स, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भेजा। और जैसे आपको पता है पाकिस्तान को भी अभी हमारी वैक्सीन जा रही है। वो अलग बात है कि चीन उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि मना करने के लिए, मगर ये सच्चाई है कि भारत की जो वैक्सीन है उसकी जो रिलायबिलिटी फैक्टर बहुत बड़ा है और चीन की वैक्सीन को कोई लेने को तैयार नहीं है। ना ऐसे की बात नहीं कि चीन में चीन की ही वैक्सीन को लगाने को तैयार नहीं है, ये सच्चाई है। और इसको मानते हुए मुझे लगता है ये चारों देश जो हैं वो अभी इसको बढ़ाएंगे और हम आने वाले समय में और भी दूसरे देशों को ये वैक्सीन दे पाएंगे जो छोटी देश हैं, जो गरीब देश है। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल AK श्रीवास साहब, आप जुड़े। मैं इसमें और एक ही इस चीज बताना चाहूंगा चौधरी साहब, जी जो जी। आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं जी ये भी मुद्दा आया है कि किस प्रकार से हम चारों देश मिलके अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर करें, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिलेशन अभी बहुत अच्छे हुए हैं लास्ट 10 साल से। और हमने जो 3-4 बेसिक फाउंडेशन जो एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसके अंदर आपका लीमियो भी, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोमकासा है, कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, और अभी हमने बैका साइन किया था, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन जी एग्रीमेंट। जी। उसको मद्देनजर रखते हमारी कॉपरेशन बढ़ी, हमारी टेक्नोलॉजी आई है लेटेस्ट अमेरिका से, जिससे भारत की काबिलियत बढ़ी है और एक दूसरे की नेवी ऑपरेट कर सकती है। इसको मद्देनजर रखते हुए भारत ने जापान के साथ भी किया है ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया। तो ये एक प्रकार ये दिखा रहा था कि भारत आने वाले समय में
ये चारों नेवियां भी आपस में इकट्ठी ऑपरेट कर पाएंगी, एक दूसरे से देश में भी मदद ले पाएंगी लॉजिस्टिक की, और अपनी जो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है, धीरे धीरे उनकी नेवी भी आपस में मेल मिलाप करके और साफ सुथरा संदेश भेज रही है चीन को कि आने वाले समय में आपकी दादाशाही नहीं चलेगी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एक रिक्वायरमेंट है और ये होके रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपने चलते चलते दी है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी कुमार श्रीवास्तव साहब। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब, जय हिंद। थैंक यू सर।